Assalamualaikum students. Hope you must be fine and perfectly right. Here's I, Gulzar Ali, and we are here with another video lecture. In this video lecture, we will discuss about the magnetic behavior of lanthanide. आज हम magnetic behavior of lanthanide को डिस्कस करेंगे, magnetic properties को डिस्कस करेंगे और magnetic moment कैलकुलेट करके सीखेंगे lanthanide एलिमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग और टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, आपको पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स दो तरह की मोशन परफॉर्म करते हैं। एक मोशन होती है स्पिन मोशन, दूसरी होती है ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन वो अराउंड द एक्सिस जो रोटेट करते हैं उसे स्पिन मोशन कहा जाता है। दूसरी मोशन होती है जो ऑर्बिटल मोशन, जो अराउंड द न्यूक्लियस वो क्या कहते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इन दो मोशंस की वजह से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की वजह से होता क्या है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट कर दिया विद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ तरह का बिहेवियर हमें शो होता है। जिस तरीके से कौन सा बिहेवियर शो होता है, जैसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। जब ये मैग्नेटिक फील्ड जो इन्होंने प्रोड्यूस की, द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्पिन मोशन और द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट विद द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करती है, इंटरेक्ट करती है और उसके वजह से हमें एलिमेंट्स के अंदर कुछ तरह के बिहेवियर शो होते हैं, जैसे पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। इसी को लिख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास दो तरह की मोशन करता है, एक करता है ऑर्बिटल मोशन, दूसरी हमारे पास कौन सी करता है, स्पिन मोशन। इसी स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से क्या होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है तो कुछ तरह का बिहेवियर हमें शो होता है, ठीक है। तो एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं या सब्सटेंस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं तीन कैटेगरीज के अंदर, ठीक है, तीन कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। एक को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक। दूसरों को हम कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। और तीसरे सब्सटेंस को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। और इनसे जो फेनोमेना निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, फेनोमेना कहा जाता है पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। ये फेनोमेना शो होते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन करते हैं और उसकी वजह से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पैरामैग्नेटिक से। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। दीज आर द सब्सटेंसेस, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं हम यहाँ पर, these substances contain these substances contain one or more unpaired इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे सपोज मैं कह लेता हूँ यहाँ पर, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है, अब ये हमारे पास क्या है, अपोजिट स्पिन के अंदर मूव करते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो नतीजन हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो, ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो ये क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। these elements these substances are slightly attracted by applied magnetic field। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होता है, स्लाइटली अट्रैक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इनकी एग्जांपल लिख लेते हैं।
जैसे हमारे पास एग्जांपल है NO। अब NO के अंदर आप चेक करेंगे तो आपको ओड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, NO2 है, ठीक है, NO2 है या क्रोमियम 3 पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी कैटेगरी को डिस्कस करते हैं, दैट इज डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं, those materials which contain paired electrons. The substances which contain no unpaired electron, जिसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम लिख सकते हैं all electrons are paired, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये इस तरीके से, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट है जिसके अंदर इस तरीके की कंडीशन है, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड है, ठीक है। इनकी दोनों की अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी एक दूसरे से, ठीक है। ये और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास नतीजन कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये होता क्या है यहाँ पर, these substances are slightly repelled by applied magnetic field. होता क्या है, ये सब्सटेंसेस के अंदर खुद से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन इनकी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन डिफरेंट होने की वजह से जब ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से स्लाइटली रिपेल हो जाते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। अब हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे पास होंगे, एग्जांपल हम लिख लेते हैं, हमारे पास कौन से हैं एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं। जो भी नोबल गैस है, नोबल गैसेस हमारे पास सारी क्या है, हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होती है, ठीक है। नोबल गैसेस, ठीक है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, ये हमारे पास सारी क्या है, डायमैग्नेटिक, या ऐसे एलिमेंट जो कि हमारे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, जैसे Mg डाई पॉजिटिव, ठीक है, Mg डाई पॉजिटिव आयन, ठीक है, सोडियम मोनोपॉजिटिव आयन, ठीक है, इसी तरीके से फ्लोराइड आयन, ठीक है। ये हमारे पास सारे सब्सटेंस क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। ये थे हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब हम तीसरी कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम डिस्कस कर लेंगे। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे क्या होते हैं, ठीक है। These substances contain अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनके अंदर भी क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और हम क्या लिखते हैं, द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, these are strongly attracted by applied magnetic field, applied magnetic field, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज क्या है, जब मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, तो ये अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन ही रखते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी वैसी की वैसी रहती है अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को खत्म भी कर दे। तो आप यहाँ पर ये भी पॉइंट देख सकते हैं, द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देते हैं तब भी इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिटेन रहती है, वो वैसी की वैसी रहती है जैसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहती है, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो है एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल कौन सी है, एग्जांपल है हमारे पास
जैसे निकल, ठीक है, जैसे कोबाल्ट, जैसे हमारे पास आयरन है, ठीक है। दीज सब्सटेंसेस आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर, यहाँ तक कि हमारे पास सब्सटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। जब भी स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमें मैग्नेटिक बिहेवियर देखने को मिलता है, तो वो हमारे पास किन किन तरह का हो सकता है। अभी हमने ये डिस्कस किया, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे लेंथेनाइड्स कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, उसके डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम जो है आगे। ओके बेटा, मिटा दें इसको। अब हम डिस्कस करेंगे, पहले हम कंपैरिजन देख लेते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का, ठीक है। डी ब्लॉक की मैग्नेटिक मूवमेंट का और एफ ब्लॉक की मैग्नेटिक मूवमेंट का हम क्या लेते हैं, कंपैरिजन देख लेते हैं। उसके बाद हम जो है इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट की बात की जाए डी ब्लॉक की, तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, ठीक है। और इनका जो इंटरेक्शन है विद लिगेंड्स वो हमारे पास ज्यादा होता है, विद हाई इंटरेक्शन होता है लिगेंड के साथ, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। जबकि जब एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक के अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है सिर्फ और सिर्फ स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होती, स्पिन प्लस ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही मोशंस की वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट है वो हमारे पास प्रोड्यूस होती है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो इंटरेक्शन है विद लिगेंड वो इतना अच्छा नहीं होता जैसा कि डी ब्लॉक के अंदर होता है, ठीक है। ये लिख लेते हैं, हमारे पॉइंट्स को लिख लेते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट is due to spin motion of electrons. These elements have high interaction between d orbitals and ligands, ठीक है। लिगेंड्स और डी ऑर्बिटल के बीच में हाई इंटरेक्शन होता है जब डी ब्लॉक की हम बात करते हैं, ठीक है। अब इनकी जो डी ब्लॉक की मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, म्यू इज इक्वल टू, हमारे पास है म्यू, हमारे पास क्या होती है मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास म्यू होती है, ठीक है। म्यू इक्वल होती है हमारे पास, म्यू इज इक्वल टू, ठीक है, एन प्लस टू, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, ठीक है। अब एन हमारे पास क्या होता है, एन हमारे पास होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का फार्मूला है डी ब्लॉक के अंदर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है डी ब्लॉक के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करने का। जब हम एफ ब्लॉक की बात करते हैं तो हमारे पास क्या लिखेंगे, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज ड्यू टू magnetic movement is due to orbital and spin motion of इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन और इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन दोनों की वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो हमारे पास प्रोड्यूस होती है एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो इंटरेक्शन होता है विद द लिगेंड। there is less interaction, there is a less interaction between f orbitals and ligands, ठीक है। लिगेंड्स और एफ ऑर्बिटल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो इतना अच्छा नहीं होता जितना डी ब्लॉक के अंदर होता है। अब अगर हम एफ ब्लॉक की मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास क्या होती है, म्यू इज इक्वल टू जी जे
√J+1, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट होती है एफ ब्लॉक एलिमेंट की। एफ ब्लॉक एलिमेंट की जब भी हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सिंपली लेंथ एंड हाइट की हम जब भी मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो इस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स है, जैसे ये हमारे पास टर्म है जी। जी को कहा जाता है गायरोमेट्रिक फैक्टर। गायरोमेट्रिक फैक्टर, यहाँ इसे हम कहते हैं लेंथ स्प्लिटिंग फैक्टर। स्प्लिटिंग फैक्टर, लेंथ स्प्लिटिंग फैक्टर जिसे कहा जाता है, गायरोमेट्रिक फैक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जे की। जे हमारे पास क्या होता है? जे हमारे पास होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारे पास होती है टर्मिनोलॉजी जो इसके अंदर यूज होती है, ठीक है। अब हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, साइड को मिटा देता हूँ, ठीक है। अब ये जे हमारे पास क्या होता है? एक्चुअली जे हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है, जे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल प्लस एस, ठीक है। जे हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है एल प्लस एस का, ठीक है। एल हमारे पास क्या होती है? एल इज नथिंग बट दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है? एल होती है, ठीक है। एस हमारे पास क्या होती है? एस हमारे पास होती है स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बेटा, यहाँ पर हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि जे हमारे पास होता क्या है, ठीक है। हम यहाँ पर जो है मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। जे कहाँ से आया या जे की वैल्यू क्या है, ठीक है। हम ये डिस्कस नहीं करें। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए जे हमारे पास क्या होता है, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी डेरिवेशन के ऊपर हम नहीं जा रहे, या ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ इसके ऊपर हम नहीं जा रहे। हम जस्ट यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे, तो इसके जरिए हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। अब एल हमारे पास किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? एल हमारे पास होता है, एल हमारे पास क्या होता है? इट इज अ सम ऑफ एम वैल्यूज, ठीक है। एम वैल्यूज के सम को क्या कहा जाता है? एल कहा जाता है, ठीक है। एम हमारे पास क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आपका फार्मूला, आपके पास फार्मूला है एस इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय हाफ, ठीक है। हाफ हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास मोशन होती है इलेक्ट्रॉन की, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। और एन यहाँ पर क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारे पास होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास फार्मूला दो कंडीशन में अप्लाई होगा। ये फार्मूला हमारे पास दो कंडीशन में अप्लाई हो सकता है, ठीक है, ठीक है। जे का फार्मूला दो तरीके से अप्लाई हो सकता है। एक फार्मूला होगा एल प्लस एस, जे हमारे पास एल प्लस एस होगा। दूसरा जे हमारे पास होगा एल माइनस एस, ठीक है। ये दो तरह से अप्लाई हो सकता है, ठीक है। ये एल माइनस एस और एल प्लस एस कब कब अप्लाई होगा? एल माइनस एस जब तब अप्लाई होगा जब जब लेस देन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो, ठीक है। लेस देन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो तब हमारे पास एल माइनस एस का फॉर्मूला होगा। और ये हमारे पास कब होगा? जब हमारे पास मोर देन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो तब हमारे पास ये फार्मूला यूज करेंगे एल प्लस एस का। और ये हमारे पास तब यूज होगा जब हमारे पास लेस देन हाफ फील्ड कंडीशन हो जाए, ठीक है। यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन, जब हम एस के ऑर्बिटल की बात करेंगे जिसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन से अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास एल माइनस एस यूज होगा। अगर 7 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास कौन सा यूज होगा? एल प्लस एस का फार्मूला यूज होगा, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करना सीखते हैं। कि भाई हमारे पास अगर कोई भी लेंथेनाइड आयन दे दिया जाए, उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाए वो हम सीखते हैं, ठीक है। अब इसके स्टेप्स हैं, ठीक है। अब आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, मैंने इसको स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्टेप्स के अंदर मैंने डिवाइड किया। तो आप क्या करेंगे? स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करें, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? स्टेप
ठीक है, स्टेप्स लिख लें, उसके बाद हम कैलकुलेट करना एग्जांपल से कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या है, आपको लिखनी है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन जो भी लेंथेनाइड आयन है उसके आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। उसके बाद आपको स्टेप स्टेप 2 के अंदर क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर आपको करना क्या है, आपने वैल्यू ऑफ एल कैलकुलेट करनी है, वैल्यू ऑफ एल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसके बाद आपको स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या करना है, वैल्यू ऑफ एस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 के अंदर आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 4 के अंदर आपको वैल्यू ऑफ जे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वैल्यू ऑफ जे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसी तरीके से स्टेप नंबर 5 के अंदर आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 5 के अंदर आपको करना है वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 6 के अंदर आपको सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करनी है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू जी अंडर रूट जे प्लस 1। ठीक है, इस फार्मूले से आपने मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अगर 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 क्वेश्चन आपको एग्जामिनर आपको ये दे देता है, ठीक है, कि भाई आप इसकी टर्म सिंबल लिखें, तो आप टर्म सिंबल भी स्टेप 6 को इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पर स्टेप 7 इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको टर्म सिंबल कहा जाए कि टर्म सिंबल आप कैलकुलेट करें, तो आप टर्म सिंबल भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, टर्म सिंबल्स आप लिख सकते हैं। टर्म सिंबल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2s प्लस 1 एल जे। ठीक है, ये हमारे पास टर्म सिंबल होती है। ठीक है, टर्म सिंबल भी आप लिख सकते हैं अगर वो पूछ रहा है। अगर नहीं पूछ रहा तो आप यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक मोमेंट जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास थी कैलकुलेट करने के लिए स्टेप्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ एल किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आप क्या करेंगे, सम ऑफ एम वैल्यूज करेंगे, जो भी एम वैल्यूज है उनका सम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारा समझ में आएगा कि किस तरीके से हो रही है। ठीक है, उसके बाद एस की वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एस की वैल्यू आ जाएगी। जे की वैल्यू कैलकुलेट करने के दो फार्मूले मैंने आपको बताया, जे इज इक्वल टू एल माइनस एस या जे इज इक्वल टू एल प्लस एस। ठीक है, अगर हाफ फील्ड की कंडीशन है, हाफ फील्ड से कम है तो एल माइनस एस लगेगा, अगर हाफ फील्ड से ज्यादा है तो एल प्लस एस। ठीक है, ये आप करके उसके बाद जी की वैल्यू का फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद जी की वैल्यू के बाद आपने डायरेक्ट मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास एक प्रोसीजर था जिसको फॉलो करते हुए आप इजीली मैग्नेटिक मूवमेंट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ। जैसे हमें दे दिया गया है कि नियोडायमियम 3+, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, स्टेप को फॉलो करते हुए, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप को फॉलो करते हुए आप इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब आपने फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो आप फर्स्ट स्टेप 1 लिख के कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखेंगे, जैसे नियोडायमियम हमारे पास क्या होता है, नियोडायमियम हमारे पास होता है 60, तो ये हमारे पास हो जाएगा जेनॉन जेनॉन 4f4 4f4 5d0 और 6s2। ठीक है, ये हमारे पास इसकी न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन होती है। जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जाएगा, नियोडायमियम +3 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जेनॉन 4f3। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी नियोडायमियम की। ठीक है, और ये तो 0, ये भी 0 हो जाएगा, 5d0 भी हो जाएगा और ये 6s भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, हम f ऑर्बिटल के ऊपर फोकस करेंगे। अब यहाँ पर आपको पता है कि f के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर मैं f का ऑर्बिटल ड्रा करूँ, ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ। ठीक है, सात ही ऑर्बिटल हो गए। अगर इनकी एम वैल्यूज में लिखूं, ठीक है, एम वैल्यूज हम किस तरीके से लिखते हैं, एम वैल्यूज हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ये 0 हो गया, ये हमारे पास -1 -2, ये -3। ठीक है, और हम इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर +3 +2 और +1। ये एम वैल्यूज हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं एफ ऑर्बिटल के अंदर। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, तो मैं हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग क्या करूंगा, फिलिंग करूंगा इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास आ गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड स्टेप पर जाऊंगा, वैल्यू ऑफ एल कैलकुलेट करूंगा। तो वैल्यू ऑफ एल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, ठीक है बेटा। अब इतनी बात आपको क्लियर होगी। मैंने आपको क्या कहा कि जब भी आपने मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने हैं तो इन 6 स्टेप को फॉलो करना है। 6 स्टेप में फर्स्ट आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी, कॉन्फ़िगरेशन की, हमने न्यूट्रल को देखा, उसके बाद हमने इसके ट्राई पॉजिटिव आयन को देखा, ठीक है। उसके बाद आपने स्टेप 2 को क्या करना है, वैल्यू ऑफ एल कैलकुलेट करनी है। उसके बाद स्टेप 3 के अंदर आपको वैल्यू ऑफ एस कैलकुलेट करनी है और सो ऑन, इस तरीके से कैलकुलेट करनी है। अब हम स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं। स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या होगा, सिंपली हम करेंगे क्या, यहाँ पर एम वैल्यू का सम करेंगे, ठीक है। एल हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ हमने वहां पर लिखा है एम वैल्यूज, ठीक है। एम वैल्यूज का सम हमारे पास क्या होता है, एल होता है, ठीक है। सम ऑफ एम वैल्यूज। अब एम वैल्यूज अगर देखें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। तो हमारे पास एम वैल्यूज क्या आ गई, +3 +2 और +1, +3 +2 और +1। तो हमारे पास कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एल की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6, ठीक है। ये हमारे पास एल की वैल्यू आ गई है 6। अब हमें एल की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि एस की वैल्यू किस तरीके से आएगी, ठीक है। एस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, स्टेप 3 की तरफ जाते हैं। स्टेप 3 के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ एस कैलकुलेट करनी है। वैल्यू ऑफ एस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू हाफ, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो n इज इक्वल टू n इनटू हाफ, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3, ठीक है। तो 3 इनटू हाफ, ठीक है। तो ये हमारी जगह हमारे पास 3/2, ये हमारे पास एस की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास एस की वैल्यू भी आ गई है 3/2 और हमारे पास एल की वैल्यू भी आ गई है। अब हम जे की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ स्टेप के अंदर क्या है, वैल्यू ऑफ जे। वैल्यू ऑफ जे हमारे पास दो तरह से कैलकुलेट होती है, एल माइनस एस और एल प्लस एस। एल माइनस एस कब लगाएंगे, जब हाफ फील्ड से कम हो। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यानी कि हाफ फील्ड से कम है, तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगाएंगे, जे इज इक्वल टू एल माइनस एस। तो एल माइनस एस का फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास स्टेप 4 यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, स्टेप 4, ठीक है। स्टेप 4 मैंने लिखा और यहाँ पर मैं जे की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। जे की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जे इज इक्वल टू एल माइनस एस, ठीक है। तो एल की वैल्यू मेरे पास क्या है, एल की वैल्यू 6 माइनस 3/2, ठीक है। तो जब इसे मैं सॉल्व करूंगा, इसे मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास 12 12, ये हमारे पास हो जाएगी इस तरीके से हमारे पास 3 और ये हमारे पास 2, तो ये हमारे पास है 9/2, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी, जे की। जे की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9/2, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू आ गई जे की। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करूंगा, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको सारे फार्मूले बताया, जी का फार्मूला नहीं बताया। अब हम जी के फार्मूले की तरफ आते हैं कि जी की हम वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये स्टेप्स आपने लिख लिए, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। जे जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर 5 के अंदर। अब हमने क्या क्या वैल्यू फाइंड कर ली, एल एल एस जे की वैल्यू फाइंड कर दी। अब हम जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर क्या है, 5, ठीक है। स्टेप नंबर 5 के अंदर हम जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जी की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, जी इज इक्वल टू 1 प्लस जे जे+1, ठीक है। जे+1 प्लस एस एस+1 माइनस एल एल+1 डिवाइड बाय 2 जे जे+1, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है जी की वैल्यू कैलकुलेट करने का, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते क्या है, यहाँ पर वो ये सारे समीशन को सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद इस सारी वैल्यूज को जो है पुट करके सॉल्व कर देते हैं, लेकिन वो आखिर में 1 को ऐड नहीं करते, जिसकी वजह से उनका आंसर जो है गलत आ जाता है या रॉन्ग आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ हम वैल्यूज को पुट करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, जी की वैल्यू होगी 1 प्लस, ठीक है। जे की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9/2, तो हम लिखेंगे 9/2, ठीक है, 9/2, ठीक है, +1 प्लस एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, एस की वैल्यू हमारे पास 3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2 +1, ठीक है। उसके बाद माइनस एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6, ये हो जाएगा 6 + 1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी, उसके बाद इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2j/j+2, ठीक है। ये मेरे पास 2 है यहाँ पर, ठीक है। जे की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय जे की वैल्यू हमारे पास क्या है,
9/2, 9/2, 9/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये मेरे पास जी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब हमने इसे सॉल्व करना है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाती है। लेट मी सी जी की वैल्यू कितनी आती है। तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 0.72, ठीक है, 0.72 ये हमारे पास जी की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो आप जी की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जी की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम स्टेप नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। स्टेप नंबर 5 6 के हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। स्टेप नंबर 6 के अंदर क्या है, आपको क्या कैलकुलेट करनी है, म्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करनी है। वो हमारे पास क्या है, जी जे जे प्लस 1, ठीक है। इस फार्मूले से आप जो है मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से, आप क्या करेंगे, अब वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। जी की वैल्यू पुट करेंगे, जे की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। जैसे पुट कर लेते हैं, म्यू इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 0.72, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट, जे की वैल्यू हमारे पास क्या है 9/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9/2 प्लस 1, ठीक है। इसको आप करके सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, म्यू फैक्टर के इक्वल आ गई 3.62। तो आपके पास म्यू की वैल्यू क्या आएगी 3.62 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। ये आपके पास आ गई मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट आपको कैलकुलेट आपने कर ली। ये हमारे पास सिंपल 6 स्टेप से, ठीक है। आप सिंपल 6 स्टेप से इजीली मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपको लेंथेनाइट आयन दे दिया है, नियोडाइमियम दे दिया जाए, प्रोमेथियम दे दिया है, चाहे यूरोपियम दे दिया जाए, और कोई भी आपको लेंथेनाइट आयन दे दिया जाए, आप उसकी मैग्नेटिक मोमेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको जैसे मैंने बताया, फर्स्ट आपने क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है, ठीक है। आपने न्यूट्रल की लिखी, न्यूट्रल के बाद आपने इसके पॉजिटिव आयन की लिखी, कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको पता है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपने एम वैल्यू लिख के उसके बाद आपने एल वैल्यू कैलकुलेट की। एल वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका क्या, आपने एम वैल्यूज को सारी को ऐड कर दिया। एम वैल्यूज को ऐड करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एस वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला तरीका क्या है, आपने क्या करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसको मल्टीप्लाई किया उसके बाद आपने क्या करना है, जे की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जे की वैल्यू आप एल माइनस एस, एल प्लस एस दोनों से कैलकुलेट कर सकते हैं। एल माइनस एस तब लगेगा जब आपकी पास कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, 7 से कम हो, यानी कि हाफ फील्ड से कम हो, तब आप एल माइनस एस का फार्मूला लगाएंगे। अगर 7 से ज्यादा है तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे, एल प्लस एस का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने जी की वैल्यू फाइंड की। जी की वैल्यू का फार्मूला क्या है, जी इक्वल टू जे जे प्लस 1 प्लस एस 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 प्लस 1 माइनस एल ब्रैकेट ओपन एल प्लस 1, ठीक है। उसके बाद डिवाइड बाय 2 जे ब्रैकेट ओपन जे प्लस 1 एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हमारे पास जी का फार्मूला था। उसके बाद हमने लास्ट स्टेप के अंदर जो है मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट किया, दैट इज इक्वल टू जी अंडर रूट जे 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 प्लस 1, ये हमारे पास आ गया फार्मूला। अब लास्ट में एक और चीज, अगर आपको कहा जाता है, अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि टर्म सिंबल भी कैलकुलेट करना, तो आप टर्म सिंबल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा कि टर्म सिंबल कहाँ से आई या टर्म सिंबल के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम जस्ट टर्म सिंबल को कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। इजीली हम टर्म सिंबल को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। टर्म सिंबल के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर ये लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं टर्म सिंबल, अगर आपको कहा जाता है कि आप टर्म सिंबल कैलकुलेट करें, तो आप यहाँ पर स्टेप नंबर 7 करके अगर कहा जाता है, वरना ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2s प्लस 1 एल जे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने की है, ये एल एल वैल्यूज हमारे पास क्या है, एल वैल्यूज हमारे पास क्या होंगी, एल वैल्यूज हमारे पास दरअसल होती है स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटिफिकेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन होती है, ठीक है। एल वैल्यूज हमारे पास क्या होती है, स्पेसिफिक नोटेशन होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जैसे एल वैल्यूज में लिख लेता हूँ, ठीक है। एल वैल्यूज हमारे पास क्या होती है, दरअसल ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन होती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एल वैल्यूज लिख लेनी है। एल वैल्यूज हमारे पास क्या है, अगर एल वैल्यू आपके पास 0 आ जाती है तो हमारे पास एस आ जाएगा, ठीक है। अगर 1 है तो एल वैल्यूज आपके पास क्या आ जाएगी, एल वैल्यू आपके पास आ जाएगी पी। देखिए बेटा, एस पी डी एफ जब आप लिखते हैं तो वहां पर आप स्मॉलर लेटर्स का यूज करते हैं एस पी डी एफ के अंदर, लेकिन यहाँ पर नोटेशन के अंदर आप क्या यूज करेंगे, लार्जर वैल्यू कैपिटल वैल्यूज को यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास 2 वैल्यू आ जाए एल की तो आप क्या करेंगे, डी लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल डी। इसी तरीके से 3 एल वैल्यू आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, एस पी डी एफ। अगर 4 आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, जी, ठीक है। अगर 5 आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, एच। इसी तरीके से अगर 6 आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, आई।
इसी तरीके से 7 आ जाए तो आप क्या लिखेंगे J, ठीक है, एंड सो ऑन आप आगे लिख सकते हैं, ठीक है, L वैल्यूज, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टर्म सिंबल कैलकुलेट करनी है इस नियोडायमम के लिए, ठीक है। टर्म सिंबल आप कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से, सिंपल 2s+1, ठीक है। अब s की वैल्यू हमारे पास क्या थी, s की वैल्यू हमने देखी थी, यहाँ पर क्या आई थी 3/2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 3/2, ठीक है, +1, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा 3 3 + 1 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया, ठीक है, 4। उसके बाद l की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर l की वैल्यू हमारे पास 6। तो 6 के लिए मैं नोटेशन चेक करूंगा, कौन सी नोटेशन है, 6 के लिए हमारे पास नोटेशन होती है I, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा I, ठीक है। उसके बाद J की वैल्यू हम लिखेंगे, नीचे J की वैल्यू लिखेंगे। J की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर J की वैल्यू है हमारे पास 9/2, तो ये हमारे पास है 9/2। ये हमने टर्म सिंबल लिख ली इस नियोडायमम 3 पॉजिटिव के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप जो है मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कहते हैं एग्जामिनर कि आप टर्म सिंबल कैलकुलेट करें तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, वरना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम जो है इस यूट्यूब चैनल के अंदर BS केमिस्ट्री से रिलेटेड तमाम कंटेंट जो है प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो लेक्चर्स को इस यूट्यूब चैनल को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।